ब्राह्मण राज्य। यह ब्राह्मण राज्य के जो शासक थे, जिसमें शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र सातवाहन वंश और वाकाटक वंश, और साम्राज्य के पतन के उपरांत ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। जिसमें पहला जो शासक था वह था शुंग वंश। इसका जो समय था वह 185 BC से 73 BC तक रहा। शुंग वंश की स्थापना 185 BC में पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी गई। पुष्यमित्र मौर्यों की सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने करीब 112 वर्ष तक राज किया। महाकवि बाण ने हर्षचरित्र में लिखा है कि अनार्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहद्रथ मौर्य को सेनाओं का निरीक्षण कराते समय कुचल डाला, क्योंकि वह राज्य शपथ निभाने में असमर्थ था। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौर्य सम्राट बृहद्रथ प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ था, क्योंकि यूनानी सेनाएं पाटलिपुत्र तक पहुंच गई थी। संभवतः उपयुक्त कारणों की पुष्यमित्र को शुंग वंश की स्थापना में सहयोग दिए। शुंग के इतिहास के विषय में हमें जानकारी पुराण, बाण के हर्षचरित्र, पतंजलि के महाभाष्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम, दिव्यावदान और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ द्वारा मिलती है। हरिवंश ने पुष्यमित्र की ओर संकेत करते हुए उसे औदभिज अर्थात अचानक उठने वाला कहा गया। शुंग शासकों ने विदिशा को अपने राज्य की राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र, अयोध्या एवं जालंधर उस समय के महत्वपूर्ण नगर थे। पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनादेव के लेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध किए थे। शुंगों की उत्पत्ति महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री बताते हैं कि शुंग वंशी पारसिक थे तथा सूर्य के उपासक थे। वहीं हर्षचरित्र में बताया गया है कि पुष्यमित्र अनार्य थे। वहीं महर्षि पाणिनि ने बताए हैं कि पुष्यमित्र भरद्वाज गोत्र का ब्राह्मण था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में कहा गया है कि अग्निमित्र वैम्बिक कुल का था। यानी पुष्यमित्र शुंग अपने करीब 36 वर्ष के शासन में यवनों से 2 बार लड़ा। गार्गी संहिता में वर्णित एवं युद्ध अत्यंत ही भीषण युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में
एवं सेना का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में वर्णित द्वितीय एवं शुंग संघर्ष में संभवतः पुष्यमित्र शुंग की पौत्र वसुमित्र ने शुंग सेना का प्रतिनिधित्व किया। यह युद्ध सिंधु नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें वसुमित्र ने एवं सेनापति मेनांडर को हराया। मालविकाग्निमित्रम से ही विदर्भ के साथ युद्ध का जिक्र मिलता है। यह युद्ध पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र एवं विदर्भ के गवर्नर यज्ञसेन के मध्य हुआ, जिसमें यज्ञसेन की पराजय हुई। यज्ञसेन वृद्धरथ के सचिव का साला था। उसे शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया। इस युद्ध में शुंग सेना का सेनापति वीरसेन को नियुक्त किया गया था। बाद में विदर्भ जीतने के बाद अग्निमित्र और वीरसेन ने विदर्भ को आपस में बांटकर वरद नदी को दोनों राज्यों के मध्य की सीमा बनाई। स्मिथ बताते हैं कि संभवतः 161 ईस्वी पूर्व में कलिंग नरेश खारवेल ने अपने सुप्रसिद्ध हाथियों की सहायता से पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया, पर यह तर्क इतिहासकारों द्वारा मान्य नहीं है। अयोध्या से प्राप्त शिलालेखों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए थे। मालविकाग्निमित्रम में दोनों यज्ञों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। महाभाष्यकर्ता पतंजलि ही इन यज्ञों में पुरोहित थे। यज्ञ के उपरांत छोड़े गए घोड़े के यवनों द्वारा पकड़े जाने पर यवनों और शुंगों में भयानक संघर्ष हुआ, जिसमें यवन पराजित हुए। कुछ विद्वान जैसे विसेंट स्मिथ, N.N. घोष, N.N. घोष, N.G. मजुमदार, सुधाकर चट्टोपाध्याय आदि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी एवं ब्राह्मण धर्म का अनन्य समर्थक बताते हैं। इन विद्वानों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र में स्थित कुंकटाराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया, पर तीनों ही बार भयानक आकाशवाणी होने के कारण असफल रहा। इतिहासकारों की ऐसा मानना है कि पुष्यमित्र शुंग एक विशाल सेना लेकर स्तूपों को नष्ट करता, विहारों को जलाता एवं भिक्षुओं को मौत के घाट उतारता हुआ साकल पहुंचा। वहां उसने घोषणा की कि जो मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा। दिव्यावदान, आर्यमंजू, श्रीमूलकल्प एवं तारानाथ के विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का प्रबल विरोधी था। दूसरी ओर विद्वानों का एक दल जिसमें H.C. रायचौधरी, R.S. त्रिपाठी, राजबली पांडे, जगन्नाथ नीलकंठ शास्त्री शामिल हैं। इनका मानना है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं था। रायचौधरी ने शुंगों के समय में विकसित बौद्ध स्मारक एवं शिल्प का वर्णन किया है। रमाशंकर त्रिपाठी का मानना है कि भरहुत के स्तूप एवं वेदिकाएं जिन पर शुंगन रंजे लेख उत्कीर्ण है, निसंदेह शुंग काल में निर्मित किए गए।
इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि यदि शुंग लोग बौद्ध धर्म के विरोधी होते तो उसके समय में इतने अद्भुत स्मारक न बनते। जगन्नाथ, टार्न एवं हावेल जैसे इतिहासकारों का मानना है कि शुंगों का द्वेष भाव धार्मिक कम, राजनैतिक अधिक था। स्मिथ का यह मानना शायद उचित है कि बौद्ध विरोधी विवरण पूर्ण रूप से अविश्वसनीय नहीं है। इसमें अतिशयोक्ति से अवश्य ही काम किया गया है। इस तरह पुष्यमित्र शुंग को मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के अंतर्गत पुष्यमित्र ने कुछ समय पहले विलुप्त हुए अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान को पुनः आरंभ करवाया और साथ ही भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में पुष्यमित्र शुंग के प्रयास से ही अष्टाध्यायी, पाणिनि जैसे दुरूह ग्रंथ पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, मनु ने मनुस्मृति लिखी एवं कुछ विद्वानों के अनुसार महाभारत के शांति एवं अश्वमेध पर्व का विस्तार भी इसी काल में हुआ। मनुस्मृति में शुंग काल के न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। विदिशा का राजनैतिक और सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक बढ़ गया था। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी। पुष्यमित्र के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का अगला शासक हुआ। अग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम का नायक है। अपने पिता के शासन काल में वह विदिशा का उपराजा था। इसने कुल 8 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद सुज्येष्ठ अथवा वसुज्येष्ठ राजा हुआ। इस वंश का चौथा राजा वसुमित्र था। इसी के नेतृत्व में शुंग सेना ने यवनों का पराजित किया। नृत्य का आनंद लेते समय मित्रदेव नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। इस घटना का वर्णन हर्षचरित्र में मिलता है। इस वंश के 9वें शासक के रूप में भागभद्र एक महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसके शासन काल में 14वें वर्ष तक्षशिला के एवं नरेश एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को विदिशा में स्थित उसके दरबार में भेजा। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और उसने बेसन नगर में वासुदेव के सम्मान के रूप एक गरुड़ ध्वज स्थापित किया, जिस पर दंभ, आत्मनिग्रह, छत्र, त्याग और अग्रमाद 3 शब्द अंकित किए गए। पुराणों के अनुसार शुंग वंश का 10वां और अंतिम शासक देवभूत था। उसने 10 वर्षों तक राज्य किया। उसके अमात्य वासुदेव ने उनकी हत्या कर दी। इसके साथ ही शुंग वंश का अंत हो गया। इस प्रकार 112 वर्ष के शासन के बाद शुंग वंश का पतन हो गया। इस तरह धर्म, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में शुंग काल के महत्व को स्वीकारते हुए उनकी तुलना गुप्त काल से की जाती है। प्रोफेसर सम्यनाथर ने शुंग काल के विषय में कहा कि शुंग काल गुप्त वंश के स्वर्ण काल का पूर्वगामी काल था। शुंग कालीन संस्कृति मौर्य साम्राज्य के ध्वंस अवशेषों पर पुनः वैदिक संस्कृति के आदर्शों को प्रतिष्ठित करने का श्रेय शुंग वंश को जाता है। इसके कारण उनका शासनकाल वैदिक पुनर्जागरण काल माना जाता है। समाज शुंग कालीन समाज
वर्ण आश्रम पर आधारित था। मनुस्मृति में जो इसी काल की रचना है में वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि स्वधर्म निम्न होने पर भी श्रेष्ठ परधर्म की अपेक्षा उत्तम है। यदि निम्न जाति का व्यक्ति लोभवंश उच्च जाति के पेशे को अपनाता है तो राजा को चाहिए कि वह उसकी संपत्ति जब्त कर ले तथा उसे देश से निकाल दे। मनु ने ब्राह्मणों को विपत्ति के समय अपने वर्ण से भिन्न पेशा अपनाकर जीविका कमाने की छूट प्रदान किया है। क्षत्रियों का मुख्य कार्य राजा की रक्षा के लिए शस्त्र उपलब्ध कराना है। वैश्य व्यापार वाणिज्य करते थे। शूद्र तीनों वर्णों का सेवा करते थे। मनुस्मृति में शूद्र अध्यापक तथा शूद्र शिल्पों का भी उल्लेख मिलता है, जिसे ज्ञात होता है कि उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। परंतु शूद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मनुस्मृति उन्हें दासों की कोट में रखा है। शूद्र ही हत्या करने पर ब्राह्मण को वही दंड मिलता था जो कुत्ते, बिल्ली, कौवा आदि की हत्या करने पर। वर्ण आश्रम धर्म के पालन न करने वाले लोगों को वात्य, वृषल अथवा शंकर कहा जाता था। स्त्रियों की दशा अच्छी थी। मनुस्मृति में एक स्थान पर कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं तथा जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता था, जिसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। उसका उल्टा प्रतिलोम विवाह था। मनुस्मृति में ब्राह्मण पुरुष का शूद्र कन्या के साथ विवाह की अनुमति प्रदान की गई है। सगोत्र एवं सपिंड विवाह वर्जित थे। तलाक प्रथा प्रचलन में नहीं थी। मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था बताया है। मनुस्मृति में पत्नी को छोड़ने वाले पति के लिए दंड देने की सलाह दी गई है। नियोग प्रथा प्रचलित थी तथा विधवा विवाह भी होता था। आर्थिक जीवन शुंग काल में श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रचलित था तथा व्यवसाय आनुवांशिक होते थे। नगरों में व्यापारिक श्रेणियां होती थी। जातक ग्रंथों में 18 श्रेणियां का उल्लेख मिलता है। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वैशाली, हस्तिनापुर, वाराणसी तथा तक्षशिला प्रमुख व्यापारी नगर थे। भृगुकच्छ, सुपारक, ताम्रलिप्ति प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे। विनिमय का माध्यम सिक्का था। स्वर्ण मुद्रा को निष्क, दिनार, सुवर्ण मासिक कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को करसापण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को पुराण अथवा धरण कहा जाता था। सर्वप्रथम मनुस्मृति द्वारा अधिकारियों को भूमिदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता प्राप्त की गई थी। धार्मिक दशा शुंग काल में जीव ही जी का आहार है का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। वैदिक कर्मकांडों के अनुष्ठानों पर बल दिया जाने लगा। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र के 2 अश्वमेध किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। मनु ने ब्राह्मणों को स्पष्ट यज्ञों में मृगों तथा पक्षियों को मारने की अनुमति दी है। इसी काल में भागवत धर्म के साथ वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हो गई। मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान से सर्वप्रथम शताब्दी ईसा का एक लेख प्राप्त हुआ, जिसमें तोषा नामक किसी स्त्री ने संकर्षण
वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब तथा अनिरुद्ध की मूर्तियों की स्थापना की थी। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी इस काल ने एक आदर्श स्थापित किया।